नमस्कार, अमर उजाला.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और हमारे साथ आज चर्चा के लिए हैं अक्षय और हमारे सहयोगी ऋतिक। और आज चर्चा हम करेंगे, भारत का डंका दुनिया भर में बजा है। भारत अब जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत से आगे अगर 3 देश हैं तो पहला है अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा जर्मनी। जिस तरीके से भारत ने ये कामयाबी हासिल की है, इसको लेकर क्या है पूरी जानकारी, ऋतिक बताएंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अभी अर्थव्यवस्था की बात आई है प्रभाकर जी, और भारत जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, चौथे नंबर पे हम आ गए हैं। और जिस विजन के साथ हम चल रहे हैं, अगर हमने 2-2.5 साल तक इस विजन पे काम किया, मुझे लगता है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम इस दुनिया की, इस पूरे वर्ल्ड की बन जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो पिछले 60 साल, हमें जब आजादी के बाद 60 साल का एक वक्त लगा था $1 ट्रिलियन बढ़ने में, यानी 1 ट्रिलियन की जो हमारी बड़ी थी अर्थव्यवस्था, वो 60 साल का एक गैप था। उसके बाद लगातार हर साल दर साल जो है डेढ़ या 1.25 के करीबन ट्रिलियन जो थी वो इकोनॉमी बढ़ रही थी देश की। लेकिन अब एक बहुत बड़ा उछाल, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि एक छलांग तो लगाई है भारत ने इस वक्त, क्योंकि जब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर लोगों के मतलब नजरों में था भारत का, कि भारत इस बार कैसा परफॉर्मेंस करेगा। क्योंकि नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जब हुई थी, उस वक्त हम जो है, इससे पहले हमने सबसे बड़ी बात, हमें अचीवमेंट ये थी कि हमने जापान को पछाड़ दिया। जापान से हम कभी पीछे हुआ करते थे, कई ऐसे देश पीछे हैं जिनको हमने पछाड़ा है। इस बार हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो एक जो मिशन 2047 का जो एक टारगेट प्रधानमंत्री लेकर चलते हैं, और वो देखिए उसमें एक बहुत बड़ा सुनहरा कदम भी है, एक बहुत फुलफिल ड्रीम भी है ये। और इस वक्त जो हम चौथी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के हम रास्ते पर हैं। और अब देखिए इससे आगे, अगर आपने ही बताया कि अमेरिका, क्योंकि तकरीबन 30.43 ट्रिलियन के साथ वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस दुनिया की, और उसके बाद चाहे वो जापान को जो पछाड़ा, चाहे वो जर्मनी हो, और कई ऐसे जो देश है जिसको भारत लगातार अभी पीछे छोड़ के आया है। इस वक्त भारत के लिए एक टफ सिचुएशन था, लेकिन भारत ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मुझे लगता है कि जो 2.5 साल की बात है, अभी देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसका पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री को दिया है। उन्होंने कहा कि जो उनका एक विजन है, जिस हिसाब से हम लगातार चल रहे थे, और अब देखिए जो अर्थव्यवस्था बढ़ी है, इसमें इजाफा हुआ है। ये करीबन हर साल करीबन 1.3 जो है उसकी ट्रिलियन की जो है बढ़ोतरी दर्ज करने को देखने को मिल रही है। तो अगर 2-2.5 साल अगर हम ऐसे चलते हैं तो हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहने वाले। हम जो चौथी है, हो सकता है कि बहुत जल्दी 2-2.5 साल के अंदर हम तीसरी इस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, 2 से 2.5 साल का वक्त बताया जा रहा है। जिस तरीके से कल नीति आयोग की बैठक हुई थी, बैठक के बाद सीईओ ने यह बयान जारी किया कि 2 से 3 साल के बाद हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। अक्षय, एक ऐसा माहौल देश के भीतर था जब भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, पाकिस्तान के साथ घमासान छिड़ा था और अमेरिकी टैरिफ की भी बात चल रही थी। उस वक्त पर भारत ने यह इतिहास रचा और ये पूरी दुनिया में जिस तरीके से भारत की कामयाबी का डंका बजा, इसको लेकर आपके पास क्या रिकॉर्ड हैं वो भी बताइए, और भारत के को लेकर पूरे विश्व में कैसा माहौल है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए प्रभाकर जी, इसका वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और आपने जिक्र भी किया यहाँ पर कि जिस तरीके से बीते 2 हफ्ते और 20 दिनों से भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार विवाद चल रहा था। पहले वो पहलगाम की घटना हुई, कायराना हरकत आतंकवादियों के द्वारा की गई, उसके बाद भारत ने जवाबी हमला यहाँ पर किया उन आतंकवादियों पर, और जो पूरा तनाव 2 देशों के बीच चला, उसके बाद इस प्रकार की खबर आना, IMF ने खुद यहाँ पर जो ताजा आंकड़े जारी किए, और मेरे सहयोगी ऋतिक ने भी इस बात का यहाँ पर जिक्र किया कि चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है, जापान को पछाड़ दिया है। टेक्नोलॉजी में जापान की यहाँ पर खूब तरक्कियों की बात की जाती है, लेकिन अब जापान को पछाड़ दिया। और अब यहाँ पर केवल जापान ही, मुझे लगता है कि जो ताजा आंकड़े IMF ने जारी किए हैं उसमें जर्मनी का अगला नंबर नजर आ रहा है। यहाँ पर अमेरिका की बात होती है कि $30 ट्रिलियन से ज्यादा की अमेरिका की खुद की अर्थव्यवस्था है। उसके बाद लगभग $19 ट्रिलियन के साथ यहाँ पर जो है चीन दूसरे पायदान पर बना हुआ है, और तीसरा नंबर जो यहाँ पर जर्मनी का है, जर्मनी भी पीछे होता नजर आ रहा है। क्योंकि जो यहाँ ताजा आंकड़े नीति आयोग ने जारी किए, उसके मुताबिक भी हर 1.5 साल में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो गति है वर्तमान में, वो लगभग $1 ट्रिलियन यहाँ 1.5 साल में बढ़ रही है। और मिशन 2027 का भी जिक्र किया ऋतिक ने, तो इस हिसाब से नजर भी यह आ रहा है कि 2026 से लेकर 2027 तक, या कहीं कि 2026-27 का जो वित्तीय वर्ष होने वाला है, उसमें शायद हमें ये चीज और ये आंकड़ा भी निकलकर सामने आ जाए वैश्विक स्तर पर कि भारत जल्द ही चौथे से भी अब तीसरी अर्थव्यवस्था यहां पर बन जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से $4 अरब यानी कि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन चुका है और जापान को पीछे छोड़ा है, क्या कारण रहा होगा ऋतिक कि जापान जो कि लगातार चौथी अर्थव्यवस्था था पूरे विश्व में, अब भारत ने उसको पीछे छोड़ दिया, वहां की इकोनॉमी कैसे धराशायी हुई?
देखिए बिल्कुल जो सवाल आपने पूछा है जो हमने जापान को हमने क्रॉस किया है। देखिए जापान, जैसा कि अभी अक्षय ने बताया है कि वहाँ पे लगातार अगर वहाँ की इकोनॉमी को हम देखें तो कई ऐसी मॉडर्न एडवांस चीज़ें हैं जो कि जापान हमसे बहुत आगे निकला हुआ था। लेकिन अगर आप देखेंगे जापान को जो हमने पछाड़ा है, यहाँ पर जो एक डेटा सामने आया है जो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने जो जारी किया है उसके मुताबिक अब देखिए जापान 4.186 ये ट्रिलियन जो है इसकी इकोनॉमी है और भारत इस वक्त 4.187 ट्रिलियन यानी कि बिल्कुल पॉइंट, ये अगर आप देखें 0.001 जो ट्रिलियन इकोनॉमी है उससे भारत ने जापान को पछाड़ा। तो बहुत ही बहुत ही टफ फाइट थी, क्लोज फाइट थी और इसको पछाड़ना, और उसके बाद देखिए इसके आगे जो एक बहुत बड़ी दीवार, 3 ऐसे देश जिसमें कि अमेरिका तो खैर सबसे आगे अभी है, और जाहिर सी बात है कि अभी हालांकि अमेरिका ने भारत को भी थोड़ा सा परेशान करने की तकलीफ भी झेलनी शुरू की थी, चाहे वो टैरिफ लगाने वाली बात हो या फिर अभी जो आपने जो भी तमाम सवाल उठाए। इस बीच में अगर आप देखेंगे तो जर्मनी जो तीसरे नंबर पर है और हम जो पीछे आ रहे हैं, यहां पर भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है प्रभाकर जी। अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहां पर जो IMF ने डेटा जारी किया है इसके मुताबिक जर्मनी 4.744 ट्रिलियन इकोनॉमी उसकी है और इस वक्त भारत की 4.186 ट्रिलियन इकोनॉमी है। यानी कि बहुत ज्यादा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो भारत और जर्मनी के बीच में ये करीबन 600 के आसपास का ये आंकड़ा, अगर पॉइंट 600 का अगर ट्रिलियन इकोनॉमी भारत अचीव कर लेता है। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो भारत की इकोनॉमी बढ़ी है इसकी वजह से, चाहे वो निवेश की बात हो, चाहे और भी लोग होंगे जो काफी लोग भारत में निवेश करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि यहां पर अब लोग जो हैं बेहतर तरीके से क्योंकि एक एनवायरनमेंट और एक सेटअप तय कर दिया गया है। हम जब इस रेस में चले थे तो हम बहुत पीछे थे, बहुत सारे देश हमसे आगे निकले हुए थे और मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से पिछले 6-7 सालों के अंदर भारत ने एक राइज किया, एक बूम किया है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे जो पड़ोसी ऐसे और भी देश हैं जिनको हमने पछाड़ा है, ये कहीं ना कहीं भारत ने एक पटखनी दी है तमाम ऐसे देशों को। तो इस ट्रिलियन इकोनॉमी की जो एक रेस है इसमें जापान को पछाड़ना एक बहुत बड़ा फैक्टर भारत के लिए था। आसान तो नहीं रहा होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन मुश्किल भी नहीं था भारत के लिए और भारत ने इस चीज को प्रूव किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत इस गति से, अक्षय ने अभी बताया, जिस तरीके से जिस गति से वो चल रहा है, पिछले मुझे लगता है कि 2-2.5 साल के अंदर भारत जो है वो तीसरे नंबर पर भी आ जाएगा, क्योंकि ये टारगेट इस पर केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि हमारा टारगेट अब चौथे से तीसरे पे भी आने का है। तो हम धीरे धीरे करके वो तगड़ी फाइट इस पूरी रेस में देंगे। वाकई में वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक और तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना है और आगे भी भारत की GDP ग्रोथ रफ्तार सबसे आगे रहने की बात हालिया जारी रिपोर्ट्स में कही गई है। ऐसे में बीते दिनों केयर एज रेटिंग्स की रिपोर्ट में अनुमान जाहिर करते हुए कहा गया है कि चौथी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान है। यानी कि भारत की ग्रोथ रेट लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है और ऐसे में अक्षय, जर्मनी को तो हम पीछे छोड़ेंगे ही, लेकिन चाइना के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल, देखिए चाइना के लिए बड़ा खतरा है और आपने यहाँ पर इससे पिछले सवाल में इस बात का जिक्र भी किया था कि वैश्विक स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा। जब वैश्विक स्तर की बात आती है तो दूसरे पायदान पर बैठे उस ड्रैगन का भी मुझे लगता है यहाँ जिक्र करना अहम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अब जो चौथे नंबर पर भारत आ चुका है वैश्विक स्तर पर, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और मिशन 2027 जो है यानी कि 2026-27 जो वित्तीय वर्ष है माना जा रहा है, पूर्ण रूप से अनुमान यहां पर है, इस बात का संभावना भी यहां पूरी लग रही है कि उस वित्तीय वर्ष तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर जाएगा। और मुझे लगता है इसका सीधा असर FDI पर भी बहुत अच्छे से पड़ने वाला है। जो विदेश से निवेश भारत में आता है, जो विदेशी कंपनियां यहां पर भारत में निवेश करती हैं, उसकी जो संख्या है, जो कंपनियां जो लगातार यहां पर पैसा लगाती हैं, उसकी संख्या बढ़ सकती है और भारत को हमेशा से एक बड़ा बाजार कहा जाता है। यहां पर ड्रैगन की बात की जाए, चाइना की बात की जाए तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि चाइना के लिए भी ये एक चिंता की बात है, क्योंकि अगर भारत यहां पर चौथे पायदान पर तो आ ही चुका है, जल्द ही आने वाले 2.5 से 3 सालों में वो तीसरे पायदान पर भी आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर भारत का वैश्विक स्तर पर दबदबा बढ़ेगा। यहां पर IMF में भारत की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी। यहां पर कई चीजें हैं जो बेहद अहम होने वाली है और FDI का जिक्र किया यहां पर, तो मुझे लगता है कि यह आंकड़ा तमाम दर्शकों के सामने रखना अहम हो जाता है कि 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष रहा था उसमें जो भारत में FDI निवेश हुआ वो लगभग $40 अरब का रहा। यानी इसमें और बढ़ोतरी होने की अब संभावना है, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो तो आएंगी ही, साथ ही इसका चीन पर भी बहुत यहां गहरा असर पड़ने की प्रबल संभावना है। वाकई में जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर में भी भारत काफी मजबूत होता जा रहा है, जो स्वदेशी हथियार भारत में बन रहे हैं
और अब ये भी कहा जा रहा है कि ये हथियार हमारे इजराइल भी खरीदने जा रहा है। तो जिस तरीके से भारत का दबदबा पूरे विश्व में इन तमाम चीजों को लेकर ही भारत का जो विकास हो रहा है, जो जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, ये तमाम कारण हैं। जी बिल्कुल, अभी जो आपने बातें उठाई, चाहे हथियारों को लेकर हो, चाहे वो डिफेंस सिस्टम को लेकर हो, अभी जिस तरीके से हालात अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे देश में बने थे, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर की घटना को अंजाम जो वहां पे दिया गया बॉर्डर पे, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को पटखनी दी है, वहां पर कई बार, अगर आपने इससे पहले भी खबरें सुनी होंगी कि भारत जो है, भारत के सपोर्ट में कई ऐसे देश आ भी गए थे, हथियार भी दे रहे थे। भारत अपनी जो देश के अंदर में जो हथियारें जो तय हो रही थी, चाहे वो हम लगातार फाइनेंस की बात कर रहे होते हैं, जब भी जो बजट सामने आता है उसमें रक्षा बजट जो एक होता है कि रक्षा बजट आखिर क्यों ज्यादा जा रहा था, मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में लोगों को पता चल गया। जिस तरीके के वेपन्स, जिस तरीके के हथियार भारत ने दागे पड़ोसी मुल्क पर, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर प्रभाकर जी जिन्होंने भारत को इस रेस में आगे करने का काम किया है। इसमें वेपन्स की तो बात है ही, और जैसा कि अभी अक्षय ने बताया, चाहे वो निवेश की भी बात थी, एफडीआई की उन्होंने जिक्र किया है। तो अब इस पूरे माहौल में, इस एनवायरमेंट में जो एक टायर सेटअप किया गया है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से और भी जो देश हैं इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो भारत अब एक जो सशक्त रूप से यहां पर इसने पांव जमाया है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है भारत का इस वक्त, क्योंकि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कहेंगे इसे प्रभाकर जी। वाकई में भारत ने जहां एक और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का तमगा हासिल किया है, तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के साथ ही महंगाई में लगातार बढ़ोतरी के चलते जापान की अर्थव्यवस्था पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही थी, और अब जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो जाकर के पहुंच गई है 5वें नंबर पर, भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है। भारत से पहले, जैसा कि हमने बताया, अमेरिका और चीन और साथ ही साथ जर्मनी है। तो भारत की ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से अगर भारत में देखा जाए, भारत क्यों इतना विकसित तेजी के साथ हो रहा है, सबसे बड़ा यूथ फैक्टर है। जिस तरीके से भारत में युवा तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तमाम सेक्टरों में वो नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, उसको लेकर भी एक अहम कारण हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से भारत की युवाओं की अगर बात करें, क्योंकि देखिए देश में अगर देश के जो यंगस्टर्स हैं, चाहे जिस भी सेक्टर में वो काम कर रहे हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या फिर डिफरेंट भी सेक्टर्स हैं, उसमें जिस तरीके से युवाओं ने अपनी तरीके से भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो एक कदम उठाया है, ये छोटे छोटे स्टेप, मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे स्टेप की वजह से ही भारत को हर तरफ से इस रेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट मिला है। और मुझे लगता है कि युवाओं का, क्योंकि यूथ के बिना देश का भविष्य नहीं हो सकता, और यूथ ने जिस तरीके से अपना काम किया है, अगर इसी तरीके से भारत में लगातार यूथ भी जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट लगातार करती गई, तो मुझे लगता है कि जो ये 2 साल 1.5 साल का आंकड़ा है, क्योंकि हम हर 1.5 साल के अंदर जो है वो करीबन 1 ट्रिलियन जो हमारा इकोनॉमी वो बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इसमें भी और इजाफा होगा, क्योंकि ये अभी सिर्फ एक शुरुआत है। मुझे लगता है मंजिल अब भी और आगे है, और इस मंजिल को पाना बहुत जरूरी है। अक्षय, जिस तरीके से नीति आयोग ने भी कहा है, अगले 20 से 25 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जो है युवा सबसे ज्यादा हैं, और युवा किसी भी चीज को आगे बढ़ाने में और बदलने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल प्रभाकर जी, देखिए मुझे लगता है कि अगले 20 से 25 साल जो अहम है, उसमें क्या कुछ और बढ़िया हो सकता है, इसका अनुमान मुझे लगता है बीते 10 सालों से लगाया जा सकता है। बीते 10 सालों में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो लगभग 105% की बढ़ोतरी उसने हासिल की है। और इसके अलावा एक चीज का और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, भारत को हमेशा से एक बड़ा बाजार कहा जाता है, और दुनिया भर में अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में भारत दूसरे नंबर पर आता है। करीब 90 करोड़ देश भर में इंटरनेट उपभोक्ता है, और अगर यहाँ इस न्यूज रूम की मैं बात करूं तो शायद यहाँ पर कोई होगा जो इंटरनेट यूज ना करता हो। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बीते जो 10 साल रहे हैं, बीते 10 से जो 12 साल रहे हैं, उसमें अर्थव्यवस्था में तेजी जरूर आई है, और वो तो आंकड़ा साफ तौर पर दर्शाता है कि जो 105% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आने वाले जो 20 से 25 साल है वो भी यहाँ पर अहम हो जाते हैं, और यहाँ पर चीन के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भारत एक बड़ी यहाँ पर आबादी भी है, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी अब भारत बन चुका है, और बड़ी आबादी यहाँ पर एक संकेत ये भी देती है कि यहाँ पर बड़े उपभोक्ता, अगर ज्यादा आबादी होगी तो निश्चित तौर पर देखिए उपभोक्ता भी ज्यादा होंगे और विक्रेता भी ज्यादा होंगे, यानी कि सामान का, सर्विसेज का जो आदान प्रदान है वो और भी ज्यादा होगा, और ये बहुत ही बड़ी भागीदारी अदा करता है। आपने यहाँ पर जिक्र किया जापान का, जापान के लिए एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि भारत ने उसे पछाड़ तो जरूर दिया है, लेकिन भारत की जो आर्थिक विकास की तेजी है वो तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन जापान की जो आर्थिक विकास की तेजी है वो तेजी नहीं है, अब उसमें कमी आ रही है, वो गिरावट आ रही है। उस गिरावट का एक बड़ा कारण यहां पर माना जा रहा है कि जापान का जो बर्थ रेट है, जापान का जो जन्म दर है वो बहुत कम है। जापान की यहां पर अब जनसंख्या पर भी बात आने लगी है,
कि यहाँ पर जो जनसंख्या है, जो आबादी है, वो यहाँ पर आर्थिक लेन-देन में कितनी अपनी भागीदारी अदा करती है। और निश्चित तौर पर जितनी आबादी होगी तो आर्थिक लेन-देन में उनकी भागीदारी भी यहाँ उतनी ही ज्यादा होने की संभावना है। और अब आने वाले अगले 20 से 25 सालों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ प्रबल संभावनाएं हैं कि भारत और भी तेजी से विकास कर सकता है। और जिस तरीके से ताजा आंकड़े हैं कि 2021 तक अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन तक थी, जो बीते 3 सालों में लगभग $1.25 ट्रिलियन यानी कि $1.3 ट्रिलियन पार कर गई है। और वही उसी को आधार बनाते हुए 2027 का मिशन भी तय किया गया है कि 26-27 का जो वित्तीय वर्ष होगा यहाँ पर, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी को पछाड़कर चीन के पीछे आ जाएगी और फिर चीन का भी नंबर जल्द ही पीछे आने की कड़ी में नजर आ रहा है। वाकई बिल्कुल भारत युवाओं का देश है। जिस तरीके से भारत विकसित हो रहा है वो दुनिया के चिंता बढ़ा रहा है दुनिया की। और अब भारत ने अपना अगला टारगेट सेट कर लिया है, क्योंकि अब अगला टारगेट है जर्मनी को पीछे छोड़ना। और वो 2 से 2.5 साल के अंदर नीति आयोग ने कहा है कि हम पीछे छोड़ सकते हैं। तो आप अमरउजाला.com के साथ बने रहिए, तमाम बड़ी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।